हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th के एग्रीकल्चर बायो के बारे में, जिसमें अपना लेसन चल रहा था। तीसरा जो लेसन है हमारा आवृत्ति पादपों की ये आकारिकी एवं लक्षण के बारे में, ठीक है। जिसमें अपन ने जड़ों के बारे में, पत्ती के बारे में पढ़ चुके थे। अब पुष्प हमारा शुरू हुआ था पिछले वीडियो में, ठीक है। पिछले वीडियो में अपन ने ये पढ़ा कि हाँ, पुष्प के कितने भाग होते हैं, जिनमें अंगों के बारे में अपन ने शुरू किया था, जो था कि पुष्पों के अंगों को दो भागों में बांटा गया था। पुष्प के बारे में जो अपन ने पढ़ा था, पुष्प के अंग दो भागों में बांटा था अपन ने, एक तो सहायक और दूसरे थे आवश्यक अंग, ठीक है। सहायक अंग जो थे वो बाह्य दल और बाह्य दल पुंज, ये दो थे। इनके बारे में अपन ने पढ़ चुके थे। आज अपन आवश्यक अंगों से शुरुआत करेंगे, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे पुमंग, फिर जायांग। ये अपन ने कल थोड़ी सी इसकी चर्चा की थी। जायांग को तीन भागों में बांटा गया है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ये तीन भागों में इनको बांटा गया है, जिनके बारे में अपन ने कल थोड़ी सी चर्चा की थी। आज अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे। सहायक अंग कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं, जैसे आवश्यक अंगों की सहायता करते हैं। जनन क्रिया में जो आवश्यक अंगों की सहायता करते हैं। अब आवश्यक अंग क्या होंगे? तो आवश्यक अंग वे हैं जो क्या करते हैं, जनन क्रिया करते हैं। तो देखिए, सेकंड जो अपन ने अपना है आज, आवश्यक अंग। आवश्यक अंग देखिए, आवश्यक अंग कौन से होते हैं? आवश्यक अंगों में जननांग आते हैं। पुष्प के जो जननांग होते हैं, जिनमें पुमंग एवं जायांग जो नर जननांग और मादा जननांग होते हैं। पुमंग जो नर जननांग और जायांग जो होते हैं वो मादा जननांग होते हैं। देखिए, इसमें जननांग आते हैं। इसमें जननांग आते हैं, जैसे पुमंग, ये क्या है, नर जननांग, और वह जायांग मादा जननांग। नर जननांग और मादा जननांग, ठीक है। यदि किसी पुष्प में इन दोनों में से कोई एक उपस्थित हो, ठीक है, अर्थात यदि किसी पुष्प में इन दोनों में से या तो उसमें से पुमंग पाया जाए या फिर उसमें जायांग पाया जाए, अर्थात नर जननांग हो सिर्फ पुष्प में या फिर मादा जननांग हो, तो अपन उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अर्थात यदि किसी पुष्प में दोनों जननांग में से एक उपस्थित हो तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं, और जब दोनों ही उपस्थित हो तो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। तो देखिए, यदि पुष्प में दोनों जननांग में से कोई एक जायांग या पुमंग, दोनों में से क्या कोई एक जननांग उपस्थित हो तो ऐसा पुष्प
एक लिंगी पुष्प तथा यदि दोनों जननांग उपस्थित हो तो उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। यदि दोनों में से एक जननांग हो तो एक लिंगी पुष्प, और दोनों ही जननांग उपस्थित हो एक ही फूल में, एक ही पुष्प में, तो इसे अपन द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। देखिए अब आवश्यक अंग में दो अंग आते हैं, पुमंग और जायंग, जिसकी चर्चा अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले पुमंग। पहली चीज तो ये क्या है, ये पुष्प का नर जननांग है। यह पुष्प का नर जननांग है। यह पुष्प का नर जननांग है। अब ये पुष्प का नर जननांग है, जिसे अपन पुंकेसर भी कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, पुमंग क्या होते हैं, पुंकेसरों का समूह जो होता है। पुष्प के अंदर जो पुंकेसर पाए जाते हैं वो संख्या में जितने भी होते हैं, 4, 5, 10, ठीक है, उन पूरे समूह को अपन क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। ठीक है, अब ये पुष्प का नर जननांग है, जो पुंकेसर का समूह होता है, उसे पुमंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन, पुमंग कहते हैं। तो देखिए पुंकेसर के अब दो भाग होते हैं। पुंकेसर होता है, उसके दो भाग, ठीक है। ऊपर वाला जो भाग होता है वो पराग कोश होता है, और ये पराग कोश को हवा में लटकाए रखने का कार्य करता है पूतंतु। ये दो भाग होते हैं, एक और दो। क्या दो भाग होते हैं, पराग पुंकेसर के दो भाग होते हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पराग कोश व पूतंतु। पराग कोश व पूतंतु क्या होते हैं, दो भाग होते हैं पुंकेसर के। अब पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। पराग कोश को लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। पराग कोश को अपन लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं, और इस लघु बीजाणुधानी या पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं, पराग कण बनते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, लघु बीजाणु कहते हैं। तो पराग कोश या इसे अपन लघु बीजाणु धानी। पराग कोश में पराग कण बनते हैं, जिन्हें लघु बीजाणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं अपन, लघु बीजाणु कहते हैं, जिन्हें अपन लघु बीजाणु कहते हैं। लघु बीजाणु अंकुरित होकर ये क्या करते हैं, नर युग्मकोद्भिद तथा बनाते हैं, नर युग्मक बनाते हैं। क्या करते हैं, जो लघु बीजाणु होते हैं, ये परागकण होते हैं, ये अंकुरित होकर क्या करते हैं, नर युग्मकोद्भिद और क्या बनाते हैं, नर युग्मक बनाते हैं। लघु बीजाणु अंकुरित होकर नर
युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद तथा नर युग्मक बनाते, नर युग्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लघु बीजाणु अंकुरित होकर नर युग्मकोद्भिद तथा नर युग्मक बनाते हैं। ये है हमारे पुमंग आवश्यक अंगों का। अब पढ़ते हैं अपन जायांग के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले देखिए एक बात, क्या कि जो पूतंतु होता है, ये जो पूतंतु होता है, जो नीचे वाला सिरा होता है, वह पूतंतु क्या होता है? पूतंतु नीचे पुष्पासन से, क्या कहते हैं इसको? पुष्पासन से जुड़ा होता है। जो लघु बीजाणु होता है वो किससे जुड़ा होता है? पुष्पासन से जुड़ा होता है। अब पढ़ते हैं अपन जायांग के बारे में। जो क्या है हमारा, जो हमारा मादा जननांग होता है। तो देखिए जायांग, दूसरा जायांग, ये मादा जननांग होता है और पुष्प का सबसे भीतरी भाग होता है। जो जायांग होता है वो मादा जननांग होता है, पुष्प का सबसे भीतरी भाग होता है। ठीक है, पुंकेसर इस प्रकार से उसको क्या करते हैं? घेरे रहते हैं चारों तरफ से। इस तरीके से क्या होता है? ये जायांग जो होता है वो इनके बीच में, इनके चारों तरफ से घिरा हुआ इनके बीच में होता है। ठीक है, इसलिए ये सबसे भीतरी भाग है। यह क्या होता है? मादा जननांग, मादा जननांग है तथा पुष्प का सबसे भीतरी भाग होता है। सबसे भीतरी भाग होता है। ये क्या होता है? सबसे भीतरी, सबसे अंदर वाला जो भाग होता है। अब इस जायांग के खुद के 3 भाग होते हैं, जैसे अपन ने पहले भी चर्चा की है। जायांग के 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते, इसके 3 भाग होते हैं। कौन सा? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय। 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र, अब देखिए वर्तिकाग्र कैसा होता है, यहाँ पर उनकी संरचना समझ लेते हैं इस प्रकार से। ये इस प्रकार का हमारा एक जायांग होता है, जो इस तरीके से होता है। ठीक है, इसे ऊपर वाले भाग को तो कहते हैं वर्तिकाग्र, ऊपर वाले भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र। बीच वाला भाग हो जाता है जो वर्तिका होता है। ये बाहर वाला, नीचे वाला सबसे भाग होता है अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर एक और संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं बीजांड। उसे क्या कहते हैं? बीजांड। इस बीजांड के अंदर क्या होते हैं? बीजाणु, या सॉरी बीज, बीजाणु नहीं, बीज पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? बीज उपस्थित होते हैं। इसके अंदर बीज उपस्थित होते हैं। तो इन जायांग के अपन अंगों की चर्चा करें उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले एक बार।
देखिए देखिए पढ़ रहे थे अपन किसके बारे में, जायान के बारे में, जो दूसरा हमारा था जायान। इसके 3 भाग होते हैं। एक तो पहला है अंडाशय, दूसरा है वर्तिकाग्र और तीसरा है हमारा वर्तिका। तीसरा है हमारा वर्तिका। देखिए यह फूला हुआ भाग होता है जो क्या करता है, पुष्पासन पर आश्रित होता है, पुष्पासन पर आश्रित होता है, आधारित होता है। ठीक है, यह पुष्प का फूला हुआ भाग होता है। पुष्पासन का मतलब जो पुष्प के नीचे की जो डंठल होती है, ठीक है, जिसे पुष्प व्रंत कहते हैं। इस पुष्प व्रंत का जो आधार भाग होता है ये पुष्पासन कहलाता है। इस पुष्पासन पर क्या पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है। इस प्रकार से ये पूरा जायान होता है। ठीक है, तो ये जो अंडाशय होता है वो पुष्पासन पर आश्रित होता है। इस अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। इस अंडाशय के अंदर बीजांड बनते हैं। अब इसके अंदर बीजांड के, अंडाशय में बीजांड के विन्यास को अपन बीजांड न्यास, बीजांड न्यास या बीजांड विन्यास भी कहते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा लिखते हैं, यह फूला हुआ भाग है जो, यह फूला हुआ भाग है जो क्या करता है, जो पुष्पासन पर आधारित होता। यह फूला हुआ भाग है जो किस पर आधारित होता है, पुष्पासन पर आधारित होता है। ठीक है, इसमें बीजांड बनते हैं, बीजांड बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं, बीजांड बनते हैं। अंडाशय में बीजांड के विन्यास को बीजांड न्यास कहते हैं। अब बीजांड न्यास क्यों कहते हैं, क्योंकि अंडाशय के अंदर जो बीजांड किस प्रकार से व्यवस्थित होता है, उसे अपन किस प्रकार से बीजांड अंडाशय के अंदर व्यवस्थित होता है, स्थित होता है, उसे अपन बीजांड न्यास कहते हैं। वर्तिकाग्र क्या होता है, ठीक है, वर्तिकाग्र जायक का सबसे ऊपर टोपी नुमा भाग होता है, टोपी की तरह होता है। वर्तिकाग्र जायान के सबसे ऊपर टोपी नुमा भाग होता है। जायान के सबसे ऊपर क्या होता है, टोपी नुमा भाग होता है। यह क्या करता है, यह पराग कण को धारण करने का कार्य करता है। ये परागकण को धारण करने का कार्य करता है। इसका मतलब पुंकेसर के पराग कोश से जो भी परागकण उड़कर परागकण क्रिया द्वारा वर्तिकाग्र पर आते हैं, तो ये वर्तिकाग्र क्या करता है, उन परागकणों को धारण करने का, इकट्ठा करने का, पकड़ने का कार्य करता है। वर्तिका इसका सिंपल सा कार्य है। वर्तिका का सिंपल सा कार्य क्या होता है, वर्तिकाग्र और अंडाशय को, वर्तिकाग्र और अंडाशय को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ये क्या करती हैं, यह एक लंबी संकरी संरचना
हैं जो अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ने का कार्य करती है। यह लंबी संकरी संरचना है जो अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ने का कार्य करती है। आप इसका भी फटाफट स्क्रीन शॉट ले लें। देखिए, अब कुछ खास बातें नोट बना के अपन को चर्चा करनी है उनके ऊपर। देखिए, कई जो अब क्या होता है, एक से अधिक अंडकों वाले स्त्री केसरों को तथा जो बीजांड होते हैं उनके अंदर जो अंडक पाए जाते हैं उसमें अगर वो एक से अधिक हो, ज्यादातर तो संख्या में एक ही होता है, बीजांड के अंदर जो बीज होता है, अंडक होता है, वो एक ही होता है। यदि वो एक से अधिक हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, संयुक्तांडपी कहते हैं। तो देखिए, पहली चीज नोट में पहली चीज क्या है, यदि एक से अधिक अंडकों वाली स्त्री केसर को अपन क्या कहते हैं, संयुक्तांडपी कहते हैं। एक से अधिक अंडकों वाली स्त्री केसर को संयुक्तांडपी कहते हैं। संयुक्तांडपी कहते हैं क्योंकि संयुक्त रूप से वो एक से अधिक अर्थात दो या दो से और अधिक होगी, कम से कम तो दो ही होगी, तो दो या तीन या चार या इससे भी अधिक क्या करते हैं, अंडक अगर स्त्री केसर में एक साथ रहते हैं तो इसे अपन क्या कहते हैं, संयुक्तांडपी कहते हैं। और प्रत्येक अंडक यदि अलग अलग स्त्री केसर बनाए तो इसे अपन वियुक्तांडपी कहते हैं। अगर प्रत्येक अंडक से अलग अलग स्त्री केसर बनता है तो इसे अपन क्या कहते हैं, वियुक्तांडपी कहते हैं। यदि प्रत्येक अंडक से अलग अलग प्रत्येक अंडक से अलग अलग स्त्री केसर बनता है तो इसे वियुक्तांडपी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वियुक्तांडपी कहते हैं। यदि प्रत्येक अंडक से एक अलग अलग स्त्री केसर बने तो इसे अपन वियुक्तांडपी कहते हैं। यदि नर भाग, यदि किसी पुष्प में नर भाग भी है, मादा भाग भी है, अलिंगी व द्विलिंगी पुष्प, ठीक है, दोनों हैं। यदि किसी पादप में यदि किसी पादप में नर भाग भी है, ठीक है, मादा भाग भी है, एक लिंगी, अलिंगी, द्विलिंगी पुष्प सब एक ही पादप पर है। नर पुष्प, मादा पुष्प, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प, अर्थात इसमें एक में नर भी है, मादा भी है, और अलिंगी जिसमें ना तो नर है ना मादा है, ठीक है, वो भी पुष्प एक पादप में है, और द्विलिंगी जिसमें नर है मादा, स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों ही चीजें हैं। ऐसा पादप हो जिसमें ये सब चीजें एक ही पादप में उपस्थित हो तो उस पादप को अपन क्या कहते हैं, सर्वलिंगी पादप कहते हैं। जब नर, मादा, अलिंगी तथा द्विलिंगी पुष्प एक ही
पादप पर उपस्थित हो तो इसे सर्वलिंगी। अब सब चीजें उपस्थित है एक ही पादप में तो इसको क्या कहते हैं? सर्वलिंगी पादप कहते हैं। एक पौधे में ये सब चीजें है, उसमें नर पुष्प, नर जन्नांग वाला पुष्प भी है, इसमें मादा जन्नांग वाला पुष्प भी है, उसमें ऐसा भी पुष्प है जिसमें दोनों ही लिंग पाए जाते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही हैं, और ऐसा भी है कि दोनों में से कोई भी पुष्प, दोनों में से कोई भी लिंग नहीं, ऐसा भी पुष्प उस पादप पर है। तो ऐसे पादप को अपन सर्वलिंगी पादप कहते हैं। जैसे आम, एग्जाम्पल के लिए देखें तो आम ऐसा पादप है जिसमें स्त्री केसर वाले फूल भी हैं, पुंकेसर वाले फूल भी हैं, दोनों में से कोई नहीं है ऐसा फूल भी है, और दोनों ही उपस्थित है ऐसा फूल भी है। जब नर व मादा पुष्प एक ही पादप पर हो तो उसे उभयलिंगी पादप कहते हैं, और अलग अलग पादप पर बने तो उसे एक लिंगाश्रय पादप कहते हैं। यदि नर व मादा पुष्प एक ही पादप पर हो तो इसे इस पादप को उभयलिंगाश्रय पादप कहते हैं तथा दोनों अलग अलग पादप पर उपस्थित हो तो एक लिंगाश्रय पादप कहते हैं। एक लिंगाश्रय पादप कहते हैं, ठीक है। और जिन पुष्पों में स्त्री केसर पाए जाते हैं उन्हें पुंकेसरी कहते हैं, ठीक है। सॉरी, जिन पुष्पों में स्त्री केसर नहीं पाए जाते, अर्थात एक लिंगी जो पादप होते हैं, जिनमें एक लिंगी जो पुष्प होते हैं, जिनमें स्त्री केसर या पुंकेसर दोनों में से एक पाया जाता है, ऐसे पुष्प जिसमें स्त्री केसर नहीं पाया जाता उसे पुंकेसरी पादप कहते हैं, और जिसमें स्त्री केसर पुंकेसर नहीं पाया जाता है उसे स्त्री केसरी पादप पुष्प कहते हैं। तो देखिए, जिन पुष्पों में स्त्री केसर अनुपस्थित हो उसे पुंकेसरी पुष्प तथा जिनमें पुंकेसर अनुपस्थित हो उसे स्त्री केसरी पुष्प कहते हैं। स्त्री केसरी पुष्प कहते हैं। स्त्री केसरी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसरी पुष्प कहते हैं अपन। अब स्क्रीनशॉट ले ले इसका, फिर अपन इंपॉर्टेंट चीज शुरू करते हैं। ठीक है, अब इन सब अंग जो अपन ने पढ़े हैं, सहायक और आवश्यक अंग, इन सब के अपन कार्य पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है,
देखिए, तो पुष्प के विभिन्न अंगों के कार्य, पुष्प के जो विभिन्न अंग हैं उनके कार्य, जिसमें पहला है बाह्य दल, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, इसके क्या कार्य? सबसे पहले तो ये सबसे बाहर की तरफ होता है, सबसे बाहर की तरफ होता है, तो ये भीतरी भागों की सुरक्षा का कार्य करता है। ये पुष्प के परिवर्धन, अर्थात जब पुष्प विकसित हो रहा होता है तब उसके आंतरिक भागों की सुरक्षा, उसकी पुष्प की रक्षा का कार्य करता है। हरा होने के कारण, अब इसका बाह्य दल का जो रंग होता है अधिकतर हरा होता है, ये हरा होने के कारण क्या करता है? हरा होने के कारण प्रकाश संश्लेषण भी करता है, ठीक है। और कुछ बाह्य दल क्या होते हैं? रंगीन होते हैं, जो क्या करते हैं? कीट आकर्षण का कार्य करते हैं। कुछ एक बाह्य दल होते हैं, दलपुंज होते हैं, वो क्या करते हैं? हरे कलर के अलावा भी कई और कलर के होते हैं जो क्या करते हैं? कीटों को आकर्षित करते हैं, जिससे कीट इन पर आकर बैठते हैं और परागण की क्रिया होती है। और फलों के परिकीर्णन का भी कार्य करते हैं। कईयों में ये क्या करते हैं? एकदम जो बाह्य दलपुंज होते हैं वो इस प्रकार से चपटे हो जाते हैं और हल्के हो जाते हैं, जिससे वो हवा में उड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये पुष्प को हवा में उड़ाकर परिकीर्णन का कार्य करते हैं, पुष्प को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब फल जो होता है पुष्प से ही बनता है और पुष्प के अंदर वाले भागों से बनता है, इसलिए क्या करते हैं? ये फलों की रक्षा का भी कार्य करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहली चीज इसमें। देखिए, पहला कार्य क्या है इसमें? ये पुष्प के परिवर्धन के समय रक्षा करता, पुष्प के परिवर्धन के समय पुष्प की क्या करता है? परिवर्धन के समय पुष्प की रक्षा करता है। दूसरी चीज, परिवर्धन के समय पुष्प की रक्षा करता है। दूसरी चीज क्या है हमारे? हरे रंग के कारण प्रकाश संश्लेषण भी करता है, ठीक है। हरे रंग के कारण क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण भी करता है ये, ठीक। नेक्स्ट देखिए, हमारे हरे रंग के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है, हरे रंग के कारण, ठीक है। अब कुछ बाह्य दल रंगीन होते हैं जो कीट आकर्षण का भी कार्य करते हैं। कुछ बाह्य दल रंगीन होते हैं, कुछ बाह्य दल रंगीन होते हैं जो कुछ बाह्य दल रंगीन होते हैं जो कीट आकर्षण का कार्य करते हैं, कीट आकर्षण का कार्य करते हैं, कीटों को आकर्षण करते हैं, जिससे कीट इन पर आकर बैठते हैं और क्या होता है? परागण की क्रिया होती है। ये फलों की रक्षा का कार्य भी करते हैं। ये फलों की रक्षा का भी कार्य करते हैं। किसकी रक्षा? फलों की रक्षा का कार्य भी करते हैं और फलों के परिकीर्णन का भी कार्य करते हैं। फलों के परिकीर्णन का भी कार्य करते हैं, अर्थात फलों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य भी करते हैं। तो ये तो थे हमारे बाह्य दलपुंज। दूसरा है हमारा दलपुंज। दलपुंज का मुख्य कार्य क्या होता है? दलपुंज ये मुख्य कार्य ये है कि ये रंगीन होते हैं तो कीट आकर्षण का कार्य करते हैं, ठीक है। पहली बात तो रंगीन होने से कीट आकर्षण का कार्य करते हैं
पुंकेसर व जायांग की जो रक्षा करते हैं, इनके अंदर जो पुंकेसर व जायांग पाए जाते हैं उनकी रक्षा करते हैं। तेल युक्त ग्रंथियों के कारण ये बहुत ही स्पेशल, इनके अंदर तेल युक्त ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे कि स्पेशल विशिष्ट गंध वाली विशिष्ट सुगंधित होते हैं, अर्थात विशिष्ट रूप से सुगंधित होते हैं, या कह सकते हैं सुगंध छोड़ते हैं, ठीक है, जिससे कीट आकर्षित होते हैं। और मकरंद पाए जाने से भी इनमें कीट आकर्षित होते हैं। जो कीट होते हैं, जिस चीज के लिए, जो चीज प्राप्त करने के लिए इन पुष्पों पर बैठते हैं, वो मकरंद होता है। मकरंद कीट ग्रहण करते हैं, तो वो मकरंद भी किन में पाया जाता है, यहाँ पर दलकुंज में पाया जाता है। तो ये पहली चीज, रंगीन होने से कीट आकर्षण का कार्य करते हैं। रंगीन होने के कारण कीट आकर्षण का कार्य करते हैं। दूसरी चीज, रंगीन होने से कीट आकर्षण का कार्य करते हैं। दूसरी चीज, पुमंग व जायांग की रक्षा करते हैं। पुमंग व जायांग की रक्षा करते हैं। पुमंग व जायांग की रक्षा करते हैं। पुमंग व जायांग की रक्षा करते हैं, ठीक है। मकरंद मकरंद पाए जाने के कारण कीट आकर्षण करते हैं। और ये कीट आकर्षण का इनका तरीका, क्योंकि इनका पूरा मुख्य कार्य क्या होता है, कीट आकर्षण का ही होता है, कीटों को आकर्षित करने का। तो मकरंद पाए जाने के कारण भी कीट आकर्षण होता है। और एक चीज और होती है इनमें, तेलीय इनमें तेलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो सुगंध छोड़ती हैं, जिससे कीट आकर्षित होते हैं। जिससे क्या होते हैं, कीट आकर्षित होते हैं। फिर है पुमंग के कार्य। तीसरा जो हमारा है, पुमंग के कार्य। पुमंग क्या कार्य करता है, देखिए। पुमंग पहले तो ये नर जननांग होता है, ठीक है, नर जननांग होता है। रंगीन होने से कीट आकर्षण होता है और पराग कणों को धारण करने का कार्य करता है। जो पुमंग होता है वो परागकण, क्योंकि जो पराग कोष होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो पराग पुंकेसर के ऊपर पाया जाता है। तो वो पराग कणों को धारण बनने के लिए जो पराग कोष होता है उसको धारण करने का कार्य करता है। तो देखिए, पहली बात तो ये नर जननांग है, ठीक है। दूसरी चीज, रंगीन होने से कीट आकर्षण करते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज है पराग कणों को धारण करने का कार्य करते हैं। पराग कणों को धारण करने का कार्य करते हैं। ये 3 काम होते हैं मैन इसके। इंपॉर्टेंट है चौथा हमारा जायांग, ये मैन है, ठीक है। मादा जननांग होता है, ये क्या है, पहली चीज तो मादा जननांग है, मादा जननांग होता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें अंडा से फल बनाता है। इसका जो अंडा से भाग होता है नीचे वाला सबसे, वो अंडा से फल बनाता है, ये इसका कार्य है, फल बनाने का कार्य। अंडा से
फल बनाता है। बीजांड से, इस अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं जिनसे बीज बनते हैं। बीजांड से बीज बनते हैं, बीजांड से बीज बनते हैं। बीजांड से क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। आगे देखिए, अंडाशय के नीचे की तरफ एक डिस्क रूपी संरचना पाई जाती है जो कीट आकर्षण करती है। अंडा से के नीचे डिस्क, डिस्क यानी तस्तरी, जैसे अपन सीडी जो होती है, सीडी प्लेयर की जो सीडी होती है उस प्रकार की अंडाशय के नीचे एक डिस्क पाई जाती है जो कीट आकर्षण का कार्य करती है, जो क्या करती है? हमारे कीट आकर्षण का कार्य करती है। वर्तिका, इसकी जो भाग होता है वर्तिका, वर्तिकाग्र को, वर्तिका क्या होती है? वर्तिकाग्र को हवा में उठाए रखने का कार्य करती है। वर्तिका जो क्या करती है? उसको वर्तिकाग्र को हवा में उठाए रखने का कार्य करती है, जिससे परागकण आसानी से धारण किए जा सकते हैं, जो हवा में उड़कर परागकण आ रहे हैं। ठीक है। और वह लास्ट जो चीज है, वर्तिकाग्र क्या करता है? परागकणों को धारण करने का कार्य करता है। वर्तिकाग्र पराग कणों को धारण करने का कार्य करता है। वर्तिकाग्र पराग कणों को धारण करने का कार्य करता है। ठीक है। तो ये है पुष्प के विभिन्न भाग और उनके कार्य। अब पढ़ेंगे अपन पुष्प क्रम के विन्यास के बारे में। पहले स्क्रीनशॉट ले लें। तो पुष्प क्रम का विन्यास, कैसे एक शाखा पर पुष्प लगे होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के, ठीक है, सरल पुष्प, संयुक्त पुष्प, इस प्रकार के जो पुष्प क्रम होते हैं उनके बारे में, पुष्प विन्यास या पुष्प क्रम के बारे में पढ़ेंगे, जो अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आज जो भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा और यूजफुल होगा आपके लिए। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, कंटिन्यू करेंगे इस अध्याय को। थैंक यू।